बच्चों चलिए जी। आज बच्चे हम लोग सीए इंटर कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग जुलाई 21 के पेपर का रिव्यू करेंगे कि किस तरह का पेपर पूछा गया है। ठीक है, हमने अकाउंटिंग पेपर का भी रिव्यू किया था और मैंने कहा था बहुत इजी पेपर है, सारे के सारे क्वेश्चंस किताब से आए हैं। सर व्हाट अबाउट द कॉस्ट अकाउंटिंग सर, क्या कहना है आपका? बच्चे वेरी गुड पेपर। सर ये बताओ मुश्किल है कि इजी है? मुश्किल तो नहीं है, पेपर तो इजी है, पर जिसने भी पेपर बनाया है उसको थोड़ा क्रेडिट तो बनता है। क्या सर बुक से क्वेश्चन आए हैं? बिल्कुल बुक से क्वेश्चन आए हैं, पर कुछ ना कुछ हर क्वेश्चन में क्या करे गए हैं? चेंजेस करे गए हैं। मतलब उसने सेम क्वेश्चन एज इट इज उठा के नहीं डाल दिया जैसे अकाउंट्स में डाल दिया था। अकाउंटिंग में तो सारे के सारे क्वेश्चंस एज इट इज डाल दिए गए। अच्छा मैं एक बता दूं आपको, ये न्यू कोर्स का पेपर है, ठीक है ना। अकाउंटिंग में सारे के सारे क्वेश्चंस एज इट इज उठा के डाल दिए गए थे, कोई बदलाव नहीं किया गया था। जब मैंने इस पेपर को पढ़ रहा था, अभी आया मेरे पास थोड़ी देर पहले ही, जब पेपर को पढ़ रहे थे तो लग रहा था ये क्वेश्चन देखो बुक का क्वेश्चन है, पर जब मैंने उसको ध्यान से पढ़ा तो हर एक क्वेश्चन में कोई ना कोई चेंज था। सर कोई ऐसा कॉन्सेप्ट आया है जो क्लास में ना किया हो? जी नहीं, सारे कॉन्सेप्ट क्लास में करे हुए आए हैं, सारे क्वेश्चंस क्लास में करे हुए आए हैं, बट एज इट इज नहीं आए हैं। मैं बताऊंगा कि उसने क्या क्या बदमाशियां करी हैं क्वेश्चंस के साथ, ठीक है। एज इट इज नहीं आए हैं। मैं क्या करूंगा, आपको बुक के साथ साथ मैच कराऊंगा कि देखिए ये क्वेश्चन बुक में था, बुक में ऐसे था, इन्होंने ऐसे पूछा है, ताकि जो बच्चे आगे पेपर देने जा रहे हैं या नवंबर में पेपर देंगे आगे नवंबर 21 में, वो भी समझ जाएं कि इस तरह की शैतानियां होती हैं, कि ये है असली सीए एग्जामिनेशन, कि जहां सेम क्वेश्चन होते हुए भी वो सेम नहीं होता, कुछ ना कुछ उसमें चेंजेस करे जाते हैं, जिससे बच्चा पेपर में कंफ्यूज हो गई होगा। जिसने तो अच्छी तैयारी करी हुई है उसको तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, पर जो क्वेश्चंस रट के जाता है वो फंस गया, ठीक है ना। पेपर मुश्किल नहीं था, फ्रेंकली स्पीकिंग पेपर इजी था, क्योंकि नॉर्मल कॉन्सेप्ट पूछे हैं, कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं पूछा। नया कहां से पूछेगा? सिलेबस से ही पूछना होता है, और सारा सिलेबस तो किया होता है, नया कहां से पूछेगा। आइए एक एक क्वेश्चंस पे चर्चा करते हैं। आंसर नहीं निकलवाऊंगा बिकॉज दैट विल टेक टू मच ऑफ टाइम, बट मैं चर्चा जरूर करूंगा हर क्वेश्चन को लेके, बिकॉज मुझे पसंद आया ये पेपर। अकाउंटिंग के पेपर्स आई वाज बिट डिसअपॉइंटेड कि बिल्कुल सेम क्वेश्चंस पूछ लिए। भाई सीए एग्जामिनेशन है, कुछ तो चेंज करो, कुछ तो बच्चे का दिमाग टेस्ट करो। पर चलो कोई बात नहीं, उन्होंने यहाँ पे कुछ किया है, इसलिए मुझे ये पेपर पर्सनली अच्छा लगा। थोड़े से ट्विस्ट एंड टर्न्स किए गए हैं, ठीक है। आइए जी। पहला क्वेश्चन आपको पता है कंपल्सरी क्वेश्चन होता है। तो पहला क्वेश्चन 1A, दिस इज फ्रॉम मटेरियल कॉस्टिंग। मटेरियल से सवाल आया है और वहां आपको एबीसी एनालिसिस कराया था। एबीसी बचे, एक तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग भी था, उसकी बात नहीं कर रहे। एबीसी एनालिसिस कराया था कि मटेरियल को ए कैटेगरी, बी कैटेगरी और सी कैटेगरी में बांटा जाता है। जिसकी वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, क्वांटिटी बहुत छोटी होती है, ए कैटेगरी। जिसकी वैल्यू बहुत कम होती है, क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है, सी कैटेगरी, और बाकी सारे बी कैटेगरी। ये क्वेश्चन भी वैसा ही था। देखो 6 तरह के आइटम कोड नंबर दिए हुए हैं, उनके यूनिट्स दिए हुए हैं और उनकी कॉस्ट दी हुई है, पर क्वेश्चन ने बहुत आसान कर दिया हिंट देके। देखो जरा, MM Limited has adopted the policy of classifying the items constituting 15% or above of total inventory cost as A category। खुद ही कह दिया, वो कह रहा है टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट का जिसकी भी 15% या उससे ज्यादा कॉस्ट आती है वो ए कैटेगरी है। आइटम्स कॉन्स्टिट्यूटिंग 6% और लेस ऑफ टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट एज सी एंड रिमेनिंग आइटम एज बी। जब हम क्लास में क्वेश्चंस कराते हैं तो हम कहते हैं कि यूनिट्स भी देखो,
और टोटल कॉस्ट भी देखो, वो कह रहा है टोटल कॉस्ट देखने की जरूरत नहीं है, सीधा क्वेश्चन ने खुद ही बोल दिया, बस हिंदी करके आंसर करना है। जिस जिस आइटम की वैल्यू टोटल कॉस्ट के 15% या उससे ज्यादा है वो ए है, 6% से कम है बी है, बाकी सी है, बाकी सारे बी हैं। सो आपको क्या करना था, दिस इज ए दिस इज बी, ए इंटू बी करके टोटल कॉस्ट निकालनी थी, पर हर एक की परसेंटेज निकालनी थी और इस क्राइटेरिया के हिसाब से उसको ए बी और सी में क्लासिफाई करना था, वही मांगा है। रैंक द आइटम्स ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज ऑफ टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट, क्लासिफाई द आइटम्स इनटू ए बी एंड सी एज पर द एबीसी एनालिसिस। सो एक तो रैंकिंग बनानी थी, टोटल परसेंटेज कॉस्ट मतलब जिसकी परसेंटेज कॉस्ट सबसे ज्यादा उसका रैंक 1 एंड सो ऑन, और फिर एबीसी कैटेगरी में बांट के दिखाना था। सो ये क्वेश्चन तो क्लास क्वेश्चन से भी इजी हो गया, बिकॉज क्लास क्वेश्चन में बच्चे हमसे पूछते थे सर इसका कोई स्टैंडर्ड मापदंड तो है नहीं कि कैटेगरी ए किसको बोलते हैं, सी किसको बोलते हैं। मैंने कहा जी बिल्कुल नहीं है। सो पेपर ने आपको स्टैंडर्ड मापदंड दे दिया कि ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो ये क्वेश्चन तो इजी हो गया। सो ये क्वेश्चन इजी था, 4 मार्क्स फ्री के थे। क्वेश्चन नंबर 1A। 1B ओवरहेड्स का सम है। 1B ओवरहेड्स का सम है। बहुत इजी क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन। सर ये क्वेश्चन बुक में था, तो बुक में एबीसी का कोई ये वाली चीज नहीं डाली, उसने खुद बना के डाली, तो ये एज इट इज बुक में क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि ये जो 15% वाला आइटम है ये उसने खुद से डाला है। आइए जी, बी, एसएनएस ट्रेडिंग कंपनी हैज 3 मेन डिपार्टमेंट्स एंड 2 सर्विस डिपार्टमेंट्स। तो 3 मेन डिपार्टमेंट्स हैं, 2 सर्विस डिपार्टमेंट्स हैं। आइए, कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस डिपार्टमेंट एंड पर्सनल डिपार्टमेंट जो कि सर्विस डिपार्टमेंट है इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ एरिया एंड नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। तो मेंटेनेंस को एरिया पे बांटना है, पर्सोनल को नंबर ऑफ एम्प्लॉइज के बेसिस पे बांटना है। ये रहा एरिया और ये रहे नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, ठीक है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्सपेंसेस ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट टू द मेन डिपार्टमेंट यूजिंग द स्टेप लैडर मेथड। स्टेप लैडर मेथड क्या होता है कि उस डिपार्टमेंट के खर्चे पहले बटेंगे जिसने दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को सर्विस दी तो है पर वापस उससे सर्विस ली नहीं। अब इस क्वेश्चन में जो बच्चा हल्की तैयारी करके गया है वो फंस गया, बिकॉज क्वेश्चन ने कहा है कि स्टेप लैडर मेथड लगाओ। हम लोग बच्चे क्लास में जब भी स्टेप लैडर मेथड कराते हैं तो हम बताते हैं कि उस डिपार्टमेंट के खर्चे पहले बटेंगे जिसने मैक्सिमम नंबर ऑफ अदर सर्विस डिपार्टमेंट्स को सर्विस दी है ना। अब ध्यान से सवाल देखो, मेंटेनेंस के खर्चे बटने हैं एरिया के बेसिस पे, तो एरिया तो पर्सोनल डिपार्टमेंट में भी है, और पर्सोनल के खर्चे बटने हैं नंबर ऑफ एम्प्लॉइज के बेसिस पे, और नंबर ऑफ एम्प्लॉइज मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में भी है। मतलब यहां तो दोनों डिपार्टमेंट्स ने एक दूसरे को सर्विस दी है। तो मैंने स्पेशली इसके ऊपर एक क्वेश्चन कराया था। एक्चुअली में तो ये स्टेप लैडर का सवाल ही नहीं बनता। ये तो आप पहला होता है डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा ये, और तीसरा रेसिप्रोकल। ये तो रेसिप्रोकल सर्विसेज का क्वेश्चन है। तो सर इसने स्टेप लैडर से कैसे पूछ लिया? हमने आपको बताया हुआ है और एक क्वेश्चन भी कराया था, और मैंने कहा था ये इकलौता सवाल है जिस दिन ये पेपर में आ गया आप फंस जाएंगे, और वो आ गया, देख लो। हमने बताया था कि अगर तो सीधा पता लग जाए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि मान लो यहां पे एरिया ना दिया होता, यहां पे एरिया ना दिया होता, तो मैं कहता जी कि पर्सोनल डिपार्टमेंट के खर्चे नंबर ऑफ एम्प्लॉइज में बटने हैं, तो पर्सोनल ने देखो मेंटेनेंस को सर्विस दी है पर मेंटेनेंस ने पर्सोनल को सर्विस नहीं दी, तो पहले आप पर्सोनल बांट दीजिए फिर मेंटेनेंस। पर अब आप ऐसा नहीं कर सकते, तो हमने कहा था जब ऐसा हो जाए तो फिर आप परसेंटेज ऑफ सर्विस रेंडर निकालिए, और जिसने मैक्सिमम परसेंटेज सर्विस दूसरे को ज्यादा दी है उसके खर्चे पहले बांटिए। जैसे ये टोटल एरिया कितना आता है, और जरा चेक करते हैं। ये क्वेश्चन मैं जरूर डिस्कस करूंगा बिकॉज ज्यादातर बच्चे इसको कर नहीं पाए होंगे। 44, तो 4 डिवाइड बाय 44, दिस इज 9.09%। एक मिनट, मेंटेनेंस के खर्चे अपने तो नहीं बांट रहे ना। 6 डिवाइड बाय 44, ये आता है 13.63%। इसका मतलब मेंटेनेंस के खर्चे एरिया पे बांटने थे ना, तो पर्सोनल को 13% एरिया लगा हुआ है। अब इधर देखो जरा, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज का टोटल लगाओ,
800 प्लस 1700 प्लस 700 प्लस 450 3650 और 200 डिवाइड बाय 3650 बिकॉज पर्सोनल के खर्चे नंबर ऑफ एम्प्लॉयज के बेस पे बटने हैं। ये आ रहा है 5.48%। तो जब दोनों ने एक दूसरे को सर्विस दी है तो जिसने परसेंटेज ऑफ सर्विस ज्यादा दी है वो पहले बटेगा। तो रैंक 1 किसका लगना था? अब देखो कि एरिया किसमें ज्यादा, कहां ज्यादा लग रहा है? एरिया पर्सोनल डिपार्टमेंट में ज्यादा लग रहा है। तो मेंटेनेंस का रैंक 1 था और पर्सोनल का रैंक 2 था, बिकॉज मेंटेनेंस ने 13% एरिया पर्सोनल को दिया हुआ है और पर्सोनल ने सिर्फ 5% इंप्लॉइज मेंटेनेंस को दिए हुए हैं। तो मेंटेनेंस का रैंक 1 था, पर्सोनल का रैंक 2 था। मैं आपको वो नोट भी दिखाना चाहूंगा जो क्लास में लिखवाया हुआ है। ये देखो ऑल्सो द सर्विस डिपार्टमेंट विच प्रोवाइड्स मोर सर्विस टू अदर सर्विस डिपार्टमेंट बट गेट्स लेस सर्विस फ्रॉम अदर सर्विस डिपार्टमेंट रैंक्स फर्स्ट फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। और हमने कहा था कई बार ये परसेंटेज भी टैली हो जाता है, तो फिर आप क्या करिएगा? आप अमाउंट ऑफ सर्विस के बेस पे कर दीजिएगा। इस सवाल में अमाउंट नहीं निकल सकती थी। तो ये अच्छा सवाल है। जो बच्चा सिंपल इसको रट्टा मार के गया होगा वो नहीं कर पाएगा इस क्वेश्चन को, बिकॉज क्योंकि कारण समझिए, एक्चुअली में ये रेसिप्रोकल था। दोनों डिपार्टमेंट्स एक दूसरे को सर्विस दे रहे थे, पर आपसे स्टेप लैडर मेथड पूछा गया था। सेकंड पार्ट तो बहुत इजी है, आपको सिंपली ओवरहेड रेट पर आवर निकालना है, टोटल नंबर ऑफ आवर्स निकालने थे। सो ये कोई मुश्किल नहीं था। सेकंड पार्ट इजी था, बट फर्स्ट पार्ट वही करके गया है जिसको ये ढंग से समझ में आया था। अब मैं आपको दिखाता हूं कि बुक में हमने कौन सा क्वेश्चन ये वाला कराया था आपको, जिससे आपको पता लगे कि हमने ये क्लास में किया हुआ था। इकलौता ही क्वेश्चन था और मैंने उसको इंपॉर्टेंट मार्क भी करवाया होगा, पक्का करवाया होगा मैंने इंपॉर्टेंट मार्क। क्योंकि ये देखो, जैसे ये स्टेप लैडर मेथड का क्वेश्चन है तो साफ समझ में आ रहा है एचआर ने सबको सर्विस दी है, मेंटेनेंस ने पहले को नहीं दी, डिजाइन ने पहले 2 को नहीं दी। ये साफ स्टेप लैडर मेथड नजर आ रहा है, पर उस सवाल में स्टेप लैडर नजर नहीं आ रहा है। वो रेसिप्रोकल का क्वेश्चन है जो कि स्टेप लैडर से करना था। सो मैं जरूर आपको दिखाना चाहूंगा वो क्वेश्चन। बच्चे, दिस इज नॉट फॉर एडवर्टीजमेंट। मैं बार बार बोलता हूं कि ये इसलिए है कि आप एक एक पॉइंट को ध्यान से पढ़ के जाएं कि क्लास में करा होता है, पर अगर आपको ये याद नहीं आया पेपर में, फिर ये गया। ये वाला क्वेश्चन था जी, क्वेश्चन नंबर 23। अरे सवाल भी ऐसा ही है। ये देखो, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, प्रोसेसिंग टाइम, ऑलमोस्ट सेम ही क्वेश्चन है, बस वहां एरिया है ना। और यहां देखो ये भी रेसिप्रोकल है और क्वेश्चन है हमसे, ये देखो ये मांगा था स्टेप डाउन मेथड। सो मैंने इसको इंपॉर्टेंट मार्क भी कराया होगा, क्लास में कराया हुआ है क्वेश्चन। ये इंपॉर्टेंट यहां नहीं लिखा होगा, पर ये इकलौता क्वेश्चन था जो इस कॉन्सेप्ट के ऊपर था। मुझे नहीं पता कि कितने बच्चों को ये कॉन्सेप्ट पेपर में याद आया होगा, बिकॉज मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो हैं वो ऐसे नहीं हैं। सो आई विल गिव द एग्जामिनर 100 आउट ऑफ 100 फॉर दिस क्वेश्चन कि उसने बच्चे के कॉन्सेप्ट को चेक कर लिया सीधा सवाल देने की बजाय। समझ आ गई बात? सो अच्छे से चर्चा हो गई इस क्वेश्चन के ऊपर। कैसे करना है वो भी बता दिया। माफ करना, हो सकता है कैलकुलेशन एरर ना हो गया हो, मैं क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहा हूं, मैंने जस्ट जल्दी जल्दी आपको बताया है ताकि वीडियो बहुत लंबा ना हो जाए, बिकॉज बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो इस पेपर में डिस्कस करने लायक हैं। ठीक है, आइए जी, क्वेश्चन नंबर 1C। बच्चे ये इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी पूछा है, मोस्ट इकोनॉमिकल प्रोडक्शन रन। फॉर्मूला तो वही ईओक्यू वाला ही होता है। ये इजी क्वेश्चन था, मैं इसको पढ़ूंगा भी नहीं। पेपर सेटर शायद कोविड से ग्रस्त था तो उसने 2 क्वेश्चंस में कोविड को यूज किया है। वो कह रहा है एनुअल डिमांड है 60,000 कोविड-19 वैक्सीन की। कस्टमर प्रेफर कर रहा है कि 15,000 वैक्सीनेशन का ऑर्डर दे। ठीक है ना। प्रोडक्शन कॉस्ट है 5,000 पर वैक्सीन, सेटअप कॉस्ट दी हुई है और कैरिंग कॉस्ट दी हुई है। ये मोस्ट इजी क्वेश्चन था इस पेपर का, इसमें कुछ नहीं था। इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी निकालना था और फिर बताना था एक्स्ट्रा कॉस्ट दैट हैज टू बी इनकर्ड। तो इस तरह के क्वेश्चंस अपने क्लास में किए हुए हैं, बुक पे जाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है। 1C। 1D, ये आप कह सकते हो कि मार्जिनल कॉस्टिंग से है और ये क्वेश्चन आई थिंक एज इट इज बुक से ही आया है, बिकॉज कॉस्ट एंड डिफरेंस पॉइंट मांगा है। याद है कॉस्ट एंड डिफरेंस पॉइंट? डिफरेंस इन फिक्स्ड ओवरहेड्स डिवाइड बाय डिफरेंस इन वेरिएबल ओवरहेड्स, कॉस्ट एंड डिफरेंस पॉइंट। और ब्रेक इवन पॉइंट मांगा है और ईच मेथड इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स। सो ये कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग।
कॉस्ट एंड डिफरेंस पॉइंट निकालना है, तो इन दोनों का डिफरेंस डिवाइड बाय इन दोनों का डिफरेंस, ठीक है ना। बाकी मैं सोल्यूशन नहीं कर रहा, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं भाई, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, कुछ इसमें खास नहीं था, सिंपल कॉस्ट एंड डिफरेंस पॉइंट निकालना है। अगर किसी को कॉस्ट एंड डिफरेंस पॉइंट याद था कि कितनी कॉस्ट इनकर करें कि ये दोनों, कितना आउटपुट करें कि ये दोनों मशीन्स सेम हो जाए, है ना, यही था। मैं कार वाला एग्जांपल देता होता हूँ क्लास में कि कितने किलोमीटर गाड़ी चलाएं कि हम पेट्रोल कार या डीजल कार दोनों के प्रति इनडिफरेंट हो जाए, ठीक है ना। सो ये वही क्वेश्चन था, इसमें कुछ खास पढ़ने लायक नहीं था। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 1। सो क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा कि इस तरह की चीजें पेपर में पूछी गई। इकलौता सवाल, कॉन्सेप्ट लिखा हुआ था, सवाल भी किया हुआ था, बट मुझे नहीं पता कितनों को याद आया होगा, ठीक है। आइए जी, क्वेश्चन नंबर 2A, कॉस्ट शीट। अब देखो यहां से खेला शुरू हो गया, आजकल खेला बहुत होता है ना। 10 नंबर का क्वेश्चन कॉस्ट शीट, बुक का क्वेश्चन बट विद स्लाइट चेंजेस, कुछ चेंजेस करे गए हैं सवाल में। आइए जरा एक बार पढ़ते हैं। कुछ पॉइंट किताब से उठाए गए, कुछ चेंजेस करे गए। मैंने कहा ना उसने बुक से क्वेश्चन उठाए हैं पर चेंजेस करे, जैसे एबीसी वाले में भी उसने मन से परसेंटेज दे दिए। ये बहुत अच्छा पेपर बनाया गया है, मैं पर्सनली कह रहा हूं ये बहुत अच्छा पेपर बनाया गया है। मतलब जिसने भी पेपर बनाया है उसने कट कॉपी पेस्ट नहीं किया, उसने दिमाग चलाया है और तब पेपर बनाया है। आइए जी, द फॉलोइंग डेटा रिलेट्स टू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टैंडर्ड प्रोडक्ट ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मार्च 21। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP, परचेजेस, कैरेज इनवर्ड, डायरेक्ट वेजेस, कॉस्ट ऑफ स्पेशल ड्राइंग। बहुत बच्चे इसको गलत करे होंगे, दिस इज डायरेक्ट एक्सपेंस। अपनी कॉपी पे जाके देखना, नोट्स में लिखवाया हुआ है कि डायरेक्ट एक्सपेंस में क्या क्या आता है, दिस इज डायरेक्ट एक्सपेंस। बाकी हायर चार्जेस ऑफ प्लांट इज फैक्ट्री ओवरहेड, रिटर्न ऑफ रॉ मटेरियल परचेज में से माइनस। और ये देखो पहली बार कैरेज ऑन रिटर्न, रिटर्न पे खर्चा हो गया आपका, रिटर्न के ऊपर खर्चा हो गया आपका। तो पता नहीं मुझे बच्चों ने क्या किया होगा, मैं डिस्कस करके किसी का मन नहीं तोड़ना चाहता, ठीक है। ये देखो एक्सपेंसेस फॉर पार्टिसिपेशन इन इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन, सेलिंग ओवरहेड, पता नहीं कितनों ने ठीक किया होगा। ये नया आइटम था, ऐसा कोई आइटम क्लास में नहीं किया हुआ था। एक्सपेंसेस फॉर पार्टिसिपेशन इन इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन, तो एग्जीबिशन में आप चीजें बेचने जाते हैं, तो दिस इज सेलिंग ओवरहेड। लीगल चार्जेस, ऑफिस स्टाफ, बाकी और कुछ नहीं था। वेयर हाउसिंग, क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, ओके। अब यहां से क्वेश्चन बुक से लिया गया। स्टोर्स ओवरहेड आर 10% ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, फैक्ट्री ओवरहेड्स आर 20% ऑफ प्राइम कॉस्ट, 10% of output was rejected and sum of 5,000 was realized on sale of scrap. ये दोनों पॉइंट खतरनाक थे। 10% of the finished output was found to be defective and defective products were rectified at an additional expenditure which is equivalent to 20% of proportional direct wages. मैं चर्चा नहीं करूंगा, मैंने क्लास में कराया हुआ है। The total output is 8,000 units, कॉस्ट शीट बनानी है और ये 5 चीजें निकाल के दिखानी है। आइए जरा मैं सीधा किताब पे लेके चलता हूं कि कौन सा क्वेश्चन आया है। सो कॉस्ट शीट का सम है ये, सो अपना पहला चैप्टर है कॉस्ट शीट। सो ये मैंने मिसलेनियस क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये रहा बच्चे, ये क्वेश्चन नंबर 29 ये आया है। क्वेश्चन नंबर 29, पेपर सेटर ने क्या किया, बहुत गंदगी हो रखी है, थोड़ा साफ कर दे, समझाया हुआ है ना क्लास में। पेपर सेटर ने क्या किया, यहां पे कुछ एडिशंस करे हैं और यहां से सेम देखो। स्टोर्स ओवरहेड 10% ऑफ रॉ मटेरियल, वर्क्स ओवरहेड 50% ऑफ डायरेक्ट वेजेस। आई थिंक यहां प्राइम कॉस्ट लिखा था, यहां प्राइम कॉस्ट लिखा था, यस यहां प्राइम, थोड़े बहुत चेंजेस। अब देखो आगे, 10% ऑफ द कास्टिंग्स वर रिजेक्टेड एंड सम ऑफ 400 वाज रियलाइज्ड ऑन सेल ऑफ स्क्रैप। 10% ऑफ द फिनिश्ड कास्टिंग्स, देखो ये 10 नहीं है, यहां भी 10 नहीं था, कितने 20 कर दिया, यहां भी 10 नहीं है, यहां भी 10 नहीं है। सो ये देखो 10% of finished castings were found to be defective in manufacture and were rectified by additional work charges to the extent of 20% of direct wages. So जो मुश्किल पॉइंट था वो किया हुआ था क्लास में। अब मुझे नहीं पता है क्योंकि ये क्वेश्चन स्पेसिफिक पॉइंट है। सो कौन सा बच्चा ये क्वेश्चन करके गया या करके गया उसको ध्यान आया या वहां अंग्रेजी पढ़ के वो इसको सॉल्व कर पाया। बच्चे ऑन द स्पॉट अंग्रेजी पढ़ के ऐसे क्वेश्चंस करना थोड़ा सा मुश्किल है। मैं थोड़ा तेज बोल रहा हूं जानबूझ के, क्योंकि ये क्लास नहीं चल रही ना, जस्ट एक एनालिसिस चल रहा है कि पेपर क्या है। सो ये सारे पॉइंट्स क्लास वर्क से ही आए हैं।
पर क्या बच्चे कर पाए होंगे? बिल्कुल, जिसने अच्छी तैयारी करी, पर ऊपर उसने कुछ एडिशनल चीजें ऐड कर दी। ठीक है, सो मैंने बोला बुक से क्वेश्चन लिया, बुक मतलब मैंने भी तो कहीं से लिया ही है, ठीक है ना, ये स्टडी मटेरियल में नहीं है शायद, मैंने भी तो कहीं से लिए ही है, मैंने कौन सा घर बनाया है, ये किताबों के क्वेश्चन होते हैं। तो उसने किताब से ही क्वेश्चन उठाया और उसमें अपना तड़का लगा दिया। सो वेरी गुड, उसने बहुत मेहनत करी है पेपर बनाने में। सो अच्छा क्वेश्चन था ये। कौन कर पाए होंगे बच्चे? हाँ, जिसने वो क्वेश्चन सॉल्व किया वो कर पाएगा, बाकियों को इसमें दिक्कत आएगी। ये दोनों पॉइंट अच्छे हैं, मैं पॉइंट नहीं समझा रहा, मैं वो समझाऊंगा जो नया पॉइंट है। जैसे मैंने एबीसी में समझाया, ओवरहेड्स में बताया, हालांकि वो भी क्लास में बताया हुआ था, इसका क्या बताऊं, ये तो क्लास में किया हुआ है, ठीक है ना। आगे 2B, ये इजी क्वेश्चन था जॉइंट प्रोडक्ट्स का, और ये एक मजे की बात थी कि ये सिर्फ 5 नंबर में पूछा गया। मतलब 2A कितने मार्क्स का था? 10 मार्क्स का, पर 2B सिर्फ और सिर्फ 5 मार्क्स का पूछा गया। क्या ये मुश्किल सम था? नहीं, 5 नंबर में क्या मुश्किल आएगा। फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट दी हुई है, सेल्स एट सेट ऑफ पॉइंट दिया हुआ है, सेल्स आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग दिया हुआ है। वो कह रहे 4 प्रोडक्ट हैं, प्रोडक्ट ए इज फुली प्रोसेस्ड एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट। तो प्रोडक्ट ए जो है, अब देखो इसकी फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट सेल आफ्टर स्प्लिट ऑफ पॉइंट है ही नहीं, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट है ही नहीं। प्रोडक्ट एसपीएन कैन बी इंडिविजुअली फर्दर प्रोसेस्ड, जॉइंट कॉस्ट है 40,000। यू आर रिक्वायर्ड टू आइडेंटिफाई प्रोडक्ट विच कैन बी फर्दर प्रोसेस्ड फॉर मैक्सिमाइजिंग द प्रॉफिट्स। क्वेश्चन में एक चीज मिसिंग है, क्लास में नोट लिखवाया हुआ है कि जॉइंट कॉस्ट किस बेसिस पे बांटनी है, ये नहीं लिखा हुआ। तो हमने कहा था अगर ना लिखा हो तो आप ले लेंगे क्या, सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट। तो आई होप सो इंस्टीट्यूट हमारी इस अजम्पशन को मानेगा, क्योंकि हमने इंस्टीट्यूट की ही अजम्पशन ले रखी है, हम कोई होममेड अजम्पशन नहीं लेते। तो सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट की रेशो में आपको जॉइंट कॉस्ट बांट के करना है। मैं बुक पे नहीं जाऊंगा, बिकॉज बुक के सारे क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं। ये बहुत इजी क्वेश्चन था 5 मार्क्स का, जिसने भी जॉइंट प्रोडक्ट का टॉपिक किया हुआ है वो इसको कर सकता था। ओके सर। 5 नंबर लेबर। सो ये लेबर टर्नओवर से क्वेश्चन आया है, सिमिलर क्वेश्चन क्लास में किया हुआ है। ये देखो 2 चीजें पूछी हैं, एक सेपरेशन मेथड, एक फ्लक्स मेथड। ये तो सीधा ही हो गया। नीचे वाला वही करेगा जिसको याद आया होगा, क्लास में लिखवा कराया था, इक्वलेंट एम्प्लॉय टर्नओवर रेट। इन दोनों मेथड से इक्वलेंट एम्प्लॉय टर्नओवर रेट, अब मैं चर्चा नहीं करूंगा ये क्या है, मैं दिखा देता हूं कि क्लास में ये किया हुआ है। मैं वो क्वेश्चन दिखा देता हूं जो हमने क्लास में किया हुआ है। ये देखो, अभी देख रहा था तो सीधा लेबर ही खुल गया। ये देखो, ये दिया हुआ है, इक्वलेंट एम्प्लॉय टर्नओवर रेट निकालिए। एम्प्लॉय टर्नओवर रेट और इक्वलेंट एम्प्लॉय टर्नओवर रेट, ये देखो यहाँ 3 मेथड है, वहां 2 मेथड पूछे गए। तो ये पहले भी मई 18 के पेपर में आया हुआ है, एम्प्लॉय टर्नओवर रेट, इक्वलेंट एम्प्लॉय टर्नओवर रेट जो 12 मंथ्स का निकालते हैं, ठीक है ना। तो ये एक और भी क्वेश्चन था इसका, 2 क्वेश्चन किए हुए हैं इस पे, इक्वलेंट एम्प्लॉय टर्नओवर रेट पे मैंने 2 कराए हुए हैं। ये देखो यहाँ भी है, ये स्टडी मटेरियल में था, इक्वलेंट एम्प्लॉय टर्नओवर रेट, ये स्टडी मटेरियल में था। सो जिसने ये कॉन्सेप्ट किया, याद था, वो इसको आराम से कर लेगा। तो मैं इसको भी इजी कैटेगरी में ही रखता हूं। सो 2A में कॉस्ट का सम अच्छा था, 2B अच्छा बहुत इजी था, 2C बहुत इजी था, पर सिर्फ उसके लिए जिसको ये चैप्टर्स आते थे, ठीक है ना। आइए जी 3A रिकंसिलेशन। अच्छा लगा, रिकंसिलेशन का सम आया। अगेन बुक का सम है कि आपको एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया हुआ है, फैक्ट्री ओवरहेड्स इतने, वेरिएबल इतने, फिक्स, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड। ये देखो, नॉर्मल प्रोडक्शन कैपेसिटी 20,000 यूनिट, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आर अब्सॉर्ब्ड ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मल कैपेसिटी, और एक नोशनल रेंट दिया हुआ है। कॉस्ट शीट बनाना है, प्रॉफिट निकालना है, और रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बनानी है। दिखा रहा हूं कौन सा सम आया पेपर में। कहाँ गया रिकंसिलेशन, कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम्स के बाद होगा। ये रहा जी रिकंसिलेशन। सो ये क्वेश्चन एज इट इज आया है, आई थिंक स्टडी मटेरियल का ही सम होना चाहिए जहाँ तक मुझे याद है।
ये स्टडी का ही क्वेश्चन था, ये देखो ये आया है, ये वाला क्वेश्चन नंबर 14। हाँ बिल्कुल स्टडी का है, मुझे याद था। सो ये देखो ये लिखा हुआ है, बस वहाँ P&L अकाउंट दिया है, यहाँ उसने एज इट इज रॉ इन्फॉर्मेशन दी हुई है। बाकी वही है कि आपके यहाँ फाइनेंशियल बुक्स भी बनाना है ना। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आर अब्जॉर्ब्ड ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मल कैपेसिटी। तो एक्चुअल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड दिए हुए हैं, फैक्ट्री ओवरहेड दिए हुए हैं। तो यहाँ बच्चे वो ईजी कर दिया उसने। तो एक क्वेश्चन ये भी है इसके जैसा, अगर एग्जैक्ट देखना चाहते हो तो फिर ये वाला है, ये वाला क्वेश्चन नंबर 5, क्योंकि यहाँ P&L अकाउंट देखो बना के दिया। आई थिंक फिगर्स भी कुछ सेम लग रहे हैं। 1.5 लाख यूनिट ही था सेल्स का, और डिविडेंड रिसीव्ड एक्स्ट्रा है, नहीं फिगर्स अलग हैं जी। मतलब काफ़ी हद तक ये क्वेश्चन किया हुआ है अपना, अलग तरह का क्वेश्चन था थोड़ा सा। नॉर्मल आउटपुट दी हुई है और फैक्ट्री ओवरहेड्स को नॉर्मल आउटपुट के बेस पे अब्जॉर्ब करना है। तो ये इजी क्वेश्चन था, जिसको याद था कि ये क्वेश्चन कैसे करना है। मैं कहता हूँ ना भी याद हो, ये तो कॉन्सेप्ट के बेसिस पे ही हो जाएगा, तो इसमें कुछ मुश्किल नहीं था। सो 3A रिकंसिलेशन। 3B ये तो पक्का पक्का आता है, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का बहुत ही इजी सम आया है पेपर में, अगेन 10 मार्क्स का। 3A कितने मार्क्स का है? 10 मार्क्स का, और 3B भी है 10 मार्क्स का। पढ़ने के बाद कुछ नया तो नहीं है। 3 प्रोडक्ट बनाते हैं, PQR, कंपनी कैलकुलेट एक्टिविटी कॉस्ट रेट, जिसको आप कॉस्ट ड्राइवर रेट बोलते हो, ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट ड्राइवर कैपेसिटी। तो एक्टिविटी दिए हुए हैं, कॉस्ट ड्राइवर दिए हुए हैं, कॉस्ट ड्राइवर कैपेसिटी दी है, कॉस्ट दी है। तो बहुत इजी क्वेश्चन था, सिर्फ डिवाइड करके कॉस्ट ड्राइवर रेट निकालने थे और हर एक्टिविटी के ऊपर अब्जॉर्ब कराने थे। तो इसको मैं इजी के रखूंगा। ये क्लास में किया हुआ है, कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ अनयूज्ड कैपेसिटी फॉर ईच एक्टिविटी। इधर देखो, ये भी मैं आपको दिखाता हूँ कि क्लास में ये अनयूज्ड कैपेसिटी, ये स्टडी मटेरियल में ही है, ये भी स्टडी मटेरियल में था। कॉस्ट ऑफ अनयूज्ड कैपेसिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं। यहीं पे कहीं पे होना चाहिए। ये देखो, कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ अनयूज्ड कैपेसिटी फॉर ईच कैटेगरी, ईच एक्टिविटी। तो ये मैंने बोला था ना, ये स्टडी में ही था। तो ये स्टडी मटेरियल का ही क्वेश्चन था, बहुत इजी सवाल था। सो इसको मैं इजी कैटेगरी में रखूंगा, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं था ये, ठीक है। सो ये आपका 3rd क्वेश्चन हो गया, ठीक है। आगे 4A प्रोसेस कॉस्टिंग। याद है मैं बताता होता हूँ कि प्रोसेस के स्टडी मटेरियल में 2 चैप्टर हैं, तो 2 क्वेश्चन आ सकते हैं, तो 2 आ गए। 10 नंबर का। बच्चे ये क्वेश्चन क्लास में किया है, पर उसने थोड़ा अलग तरीके से डाला है। पहले मैं क्वेश्चन दिखाता हूं जो क्लास में कराया हुआ है, प्रोसेस का जो आया है पेपर में। धीरे धीरे ऊपर चलेंगे। यहीं पे नॉर्मल प्रोसेस अकाउंट बनाने वाला सम है, मैं आपको दिखाता हूं कौन सा आया है। ये आया जी, ये देखो मई 18 में पहले भी आया हुआ है, इस तरह का क्वेश्चन आया है। नहीं 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 नहीं, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है जी, ये नहीं है, ये है क्वेश्चन नंबर 12। और देखो इंपॉर्टेंट मार्क कराया हुआ है क्लास में। क्या खास क्वेश्चन है इस सवाल में? नॉर्मल लॉस ऑफ प्रोसेस सी ढूंढना है। ये देखो, फाइंड आउट द वेस्टेज, परसेंटेज ऑफ वेस्टेज इन प्रोसेस सी। और एक्स्ट्रा क्या दिया होता है? सेलिंग प्राइस ऑफ प्रोडक्ट दिया होता है और प्रॉफिट की रेशियो दी होती है। तो ये क्वेश्चन क्लास में कराया था, उसने इसी तरह का सवाल बनाया, पर y के एबनॉर्मल लॉस के यूनिट्स ढूंढने थे, यहां z के ढूंढने थे, उसने y का दिया। अब कैसे करना है वो तो आप इस क्वेश्चन नंबर 12 को देख के कर सकते हैं, हमने क्लास में किया हुआ है। पर यहां मतलब ये स्पेशल सवाल डाले हैं उसने ये नहीं किया कि नॉर्मल सवाल उठाया और डाल दो चलो प्रोसेस अकाउंट बना दो ना। उसने कॉस्ट शीट में भी वो उठाया जिसमें क्वेश्चन स्पेसिफिक पॉइंट, उसने प्रोसेस में भी वो उठाया जिसमें क्वेश्चन स्पेसिफिक पॉइंट, कि आप इस क्वेश्चन स्पेसिफिक पॉइंट को पकड़ पाते कि नहीं। तो यहां सी का नॉर्मल लॉस ढूंढना था, क्वेश्चन ने बीच वाली प्रोसेस का नॉर्मल लॉस गायब किया। ये देखो, ये देखो, परसेंटेज ऑफ वेस्टेज टू नॉर्मल आउटपुट। सो फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ वेस्टेज इन वाई
गिवन दैट द आउटपुट ऑफ वाई इज ट्रांसफर टू जेड एट 4। बिल्कुल सेम तरीके से करना था, बिल्कुल सेम तरीके से करना था, बट पता नहीं मुझे कौन कर पाया होगा, क्योंकि ये सब स्पेशल क्वेश्चंस डाले गए हैं पेपर में। जैसा हमने क्लास में कराया था ये वैसे ही करना था। सवाल बहुत इजी था, बहुत अबनॉर्मल लॉस भी नहीं था क्वेश्चन में, एबनॉर्मल लॉस भी नहीं था क्वेश्चन में। सोचो बहुत इजी क्वेश्चन था, पर हाँ ये ढूंढना था। वैल्यू ऑफ स्क्रैप दिया हुआ था, आपको सिर्फ ये ढूंढना था। मेरे सवाल में z का ढूंढना था, यहां उसने y का दे दिया। सो हो सकता है जिसको नहीं याद होगा वो कर पाया होगा कि नहीं कर पाया होगा, पर क्वेश्चन ये अच्छा था, मतलब नॉर्मल से अच्छा पेपर था ये। बिल्कुल फ्लैट क्वेश्चंस नहीं थे, अच्छे थे। अब देखो मुझे लगा ना, मैं बोल रहा ना वो कोविड से ग्रसित लग रहा है, क्योंकि 4B में भी उसने कोविड-19, ये सर्विस कॉस्टिंग ऑपरेटिंग कॉस्टिंग का क्वेश्चन है, और ऑपरेटिंग कॉस्टिंग में हमने इंश्योरेंस कॉस्टिंग का एक सम कराया था आरटीपी का, वो सिमिलर सम पेपर में आ गया है। इधर देखो दिखाता हूं, पहले मैं बुक का क्वेश्चन दिखा दूंगा आपको कि सिमिलर सम उसने पेपर में डाला है। और जी ऑपरेटिंग कॉस्टिंग पे चलते हैं। इसके सबसे लास्ट में हमने इंश्योरेंस का सम किया था। लो जी ये वाला क्वेश्चन आया, ये देखो आरटीपी नवंबर 18 क्वेश्चन नंबर 47, ये आया है पेपर में। अब ये क्वेश्चन थोड़ा ना पंगे वाला था, क्योंकि कॉस्ट शीट बनानी थी पर खर्चों को 4 हिस्सों में डिवाइड करना था। मार्केटिंग एंड सेल्स सपोर्ट, ऑपरेशंस, आईटी एंड सपोर्ट फंक्शंस। तो इनमें आपको आइडेंटिफाई करने थे, और जहां तक मुझे याद है ये सीरियल ऑर्डर में ही दिए हुए थे, ये सीरियल ऑर्डर में ही दिए हुए थे। तो पेपर सेटर ने क्या किया, क्वेश्चन तो यही उठाया, इनको आगे पीछे कर दिया। चलो हाँ कहता जिसने रट्टा मारा है वो नहीं कर पाएगा, कि उसको ढूंढना पड़ेगा कि मार्केटिंग एंड सेल्स सपोर्ट के खर्चे कौन से हैं, ऑपरेशंस के खर्चे कौन से हैं, आईटी के खर्चे कौन से हैं, सपोर्ट फंक्शंस के खर्चे कौन से हैं। मैं आपको दिखाता हूं उसने क्या किया। जैसे इधर देखो, ये पॉलिसी डेवलपमेंट कॉस्ट है 11,25,000, उसने पॉलिसी डेवलपमेंट कॉस्ट यहां दिया, ये देखो 35 लाख। कॉस्ट ऑफ मार्केटिंग द पॉलिसी ये रहा, उसने कॉस्ट ऑफ मार्केटिंग द पॉलिसी ये दिया, ये देखो सारा कुछ एज इट इज दिया है, पर उसने ऊपर नीचे कर दिया, क्योंकि यहां पे आई थिंक जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है ये सीरियल ऑर्डर में ही लगे हुए थे। सो यहां भी उसने आपको परेशान किया। एक उसने काम और किया जो वो हर क्वेश्चन में कर रहा है, ये देखो यहां आईटी कॉस्ट दी हुई है ना। अब इधर देखो, यहां उसने आईटी कॉस्ट छुपा ली। वो हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ चेंजेस कर रहा है। उसने आईटी कॉस्ट छुपा ली, क्या एक्स्ट्रा दिया, नंबर ऑफ पॉलिसी सोल्ड उस सवाल में भी दिए थे, टोटल इंश्योर्ड वैल्यू ऑफ पॉलिसी उस सवाल में भी दिए थे, ये उसने एक्स्ट्रा दे दिया। कॉस्ट पर रुपी ऑफ इंश्योर्ड पॉलिसी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके टोटल कॉस्ट आती। टोटल कॉस्ट में से मार्केटिंग, ऑपरेशन और सपोर्ट को माइनस करते तो आईटी बैलेंसिंग फिगर आता। बैक कैलकुलेशन उसने जानबूझ के, देखो आईटी, देखो सिमिलर क्वेश्चन उसने उठाया पर दिमाग चलाया। वो कह रहा है चल इंश्योर्ड वैल्यू ऑफ पॉलिसीज तो दे ही रहे हैं, तो कॉस्ट पर रुपी ऑफ इंश्योर्ड वैल्यू दे दो। तो कॉस्ट डिवाइडेड बाय इंश्योर्ड वैल्यू करके कॉस्ट पर रुपी निकाला होगा ना उसने, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल कॉस्ट, बाकी तीनों माइनस करोगे तो आईटी का कॉस्ट बैलेंसिंग फिगर था। तो एक तो उसने इनका ऑर्डर चेंज किया ताकि जो याद करके आया वो फंस जाए, और दूसरा उसने एक आईटी कॉस्ट मिसिंग है। बच्चे देखो यहां बैठ के बोलना मेरे लिए बहुत इजी है कि हाँ इन दोनों को मल्टीप्लाई करके टोटल कॉस्ट निकालनी थी उसे, पर वहां बैठ के सोचने का समय नहीं होता। जब सीधे क्वेश्चंस आते हैं तो हर कोई राजा होता है, पर जब इस तरह से पूछे जाते हैं कि सेम क्वेश्चन विद स्लाइड चेंजेस, तो फिर राजा वही है जो तैयारी करके गया है। जो स्टडी मटेरियल को रट्टा मार के चला गया वो राजा नहीं है अब। ठीक है, सो आई विल टेक इट एज वेरी गुड क्वेश्चन। क्लास में हम 5 मिनट ही लगाते हैं, हम कहते हैं ये तो सीधा सा ही है, सारे सीरियल ऑर्डर में दिए हैं, पर आपको यहां पे ढूंढने थे सारे के सारे। क्लियर है, समझ आ गया। सो बुक में किया हुआ है ये क्वेश्चन, किया तो 4A भी हुआ। सो ये था जी 4B, और क्वेश्चन भी सिर्फ 5 नंबर का। देखो घटिया आदमी।
कॉन्ट्रैक्ट, और ये क्वेश्चन इजी था, इसमें कुछ नहीं था। 5 नंबर का बहुत ही सिंपल सा सम था। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस दिया हुआ है 10 लाख, वैल्यू ऑफ वर्क कंप्लीटेड अप टू 28 नंबर वॉज सर्टिफाइड, द कॉन्ट्रैक्टी हैज रिटेन्ड 130 एज रिटेंशन मनी विच इज 20% ऑफ सर्टिफाइड वर्क। तो यहाँ से वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड आ जाएगा। ये अनसर्टिफाइड दिया हुआ है, एक्सपेंडिचर दिए हुए हैं, मटेरियल वेजेस चार्जेबल, मटेरियल एट साइट दिया हुआ है, एक प्लांट परचेज किया उसका क्लोजिंग वैल्यू दिया हुआ है। वो कह रहा है वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड बता दो, कैश रिसीट बता दो, नोशनल प्रॉफिट बता दो। याद है मैं बोलता था क्लास में कि ये नोशनल प्रॉफिट होता है जिसको इंस्टीट्यूट एक्चुअल प्रॉफिट बोल देता है। सो ये सबसे इजी सवाल था, आई थिंक वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, इसमें कुछ भी नहीं था। 5 नंबर फ्री के मिले। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 4 के 5 4, अभी 2 और हैं, लास्ट तो थ्योरी का होता है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 5A स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, इसके बिना तो कैसे पेपर बन सकता है। 10 मार्क्स का सम आया, अगेन बुक का सम, एक चेंज, ऐसे बैक कैलकुलेशन एक चेंज। पहले मैं बुक का सम दिखाता हूं। सो अगेन सम बुक से ही आया है, पर एक चेंज उसमें किया गया है। ये देखो, मैं अभी देख ही रहा था तो सीधा ही खुल गया। ये वाला है क्वेश्चन नंबर 34। ये देखो, स्टैंडर्ड आउटपुट ऑफ प्रोडक्ट इज 25 यूनिट्स पर आवर इन ए मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट एम्प्लॉइंग 100 वर्कर। लेबर वेरिएंस आए हैं। स्टैंडर्ड वेज रेट पर आवर इज 6 रुपए। बाकी सारा ओके सवाल था, वो तो आप देख लेंगे जो भी सवाल था। उसने क्या किया, उसने ये देखो 25 पर यूनिट एज इट इज रखा, इंप्लॉइंग 100 वर्कर एज इट इज रखा। यहां स्टैंडर्ड वेज रेट नहीं दिया और उसने एक्स्ट्रा लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस दे दिया। लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट। तो यहां बैक कैलकुलेशन से स्टैंडर्ड रेट निकालना था। स्टैंडर्ड आवर्स एक्चुअल आवर्स दिए हुए हैं, स्टैंडर्ड रेट निकालना था। बाकी सारा क्वेश्चन सेम है। आप लाइन टू लाइन पढ़ लो, सिर्फ डाटा चेंज है, बाकी सारा क्वेश्चन चेंज है, सारा क्वेश्चन सेम है। बट प्रोडक्ट EXE की जगह उसने डीजे नाम रख दिया प्रोडक्ट का। सारा क्वेश्चन सेम है, बट एक ही पंगा था, पंगा नहीं कह सकते, ये उसका दिमाग है कि उसने आपको एफिशिएंसी वेरिएंस दे दिया और कहा जी स्टैंडर्ड लेबर आवर रेट मैं नहीं देता, वो खुद निकाल लो। तो मुझे नहीं पता कि कौन बच्चा इतना तेजी से सोच पाएगा कि हाँ इतनी जल्दी उसको पता लग जाए कि हाँ अब ये क्वेश्चन कैसे करना है। वो तो चलो क्वेश्चन नंबर 34 क्लास का ही है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। पर मेन बात है कि एक्स्ट्रा पॉइंट कोई संभाल पाया पेपर में कि नहीं। और ये देखो क्या लिखा है, टोटल लेबर गैंग वेरिएंस। ये कौन सा वेरिएंस है? हमने कॉस्ट वेरिएंस सुना था, रेट वेरिएंस सुना था, आइडल टाइम सुना था, एफिशिएंसी सुना था। चलो एफिशिएंसी तो दिया हुआ था। एफिशिएंसी के 2 पार्ट्स होते थे, मिक्स और यील्ड, है ना। ये मिक्स ही होगा। लेबर गैंग वेरिएंस ये मिक्स ही होगा, क्योंकि यील्ड अलग से पूछा, आइडल टाइम अलग से पूछा है, कॉस्ट अलग से पूछा है, रेट पूछा है, एफिशिएंसी दिया हुआ है। तो ये गैंग वेरिएंस मिक्स वेरिएंस होना चाहिए, वही है, ठीक है ना। सो बस एक ही पॉइंट, अदरवाइज क्वेश्चन इज वेरी इजी। आउटपुट पर मैन आवर निकल आएगी 100 डिवाइड बाय 25। 4 आवर पर यूनिट आ रहे हैं ना, 4 आवर्स पर यूनिट, क्योंकि 25 यूनिट्स पर आवर बनते हैं 100 लॉग लगा के। तो एक लगा के कितने बनेंगे, 4 घंटे लगेंगे ना। 25 यूनिट्स 1 घंटे में 25 यूनिट्स 1 घंटे में बनते हैं 100 वर्कर लगा के। तो एक वर्कर का कितना आएगा, 0.25 पर आवर, ठीक है ना। तो फिर 0.25 यूनिट्स पर आवर, समझ गए ना। तो यहां से आप स्टैंडर्ड आवर्स, फिर रिवाइज स्टैंडर्ड, ये सब बना सकते थे। 0.25 पर वर्कर पर आवर, 25 यूनिट 100 वर्कर बना रहे, ये एक अच्छा पॉइंट था। चलो ये तो चलो क्लास में डिस्कस किया हुआ है, मैं इस पे नहीं पढ़ूंगा, तो बहुत टाइम लग जाएगा। सो क्वेश्चन किताब का ही था, बट स्लाइड चेंज किया गया। ये बहुत इजी सवाल था। बजट, आई थिंक ये बहुत इजी क्वेश्चन था कि आपको नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च का डाटा दिया है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स दिया है, सेल दिया है, सेलिंग प्राइस दिया है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स सीधा एट द एंड ऑफ मार्च दिया हुआ है। ईच यूनिट ऑफ फिनिश्ड आउटपुट रिक्वायर 2 kg ऑफ रॉ मटेरियल एंड 3 kg ऑफ रॉ मटेरियल बी। नवंबर से लेकर मार्च तक के मंथली बजट बनाने हैं। एक तो सेल्स बजट, सेल बजट तो बहुत सिंपल होता है, सेल इंटू सेलिंग प्राइस पर यूनिट, तो इन दोनों को गुना कर दोगे
तो आपका सेल बजट आ जाएगा। प्रोडक्शन बजट क्या होता है? सेल्स बजट प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। सो क्लोजिंग स्टॉक मार्च के लास्ट का दिया हुआ है, यहां ओपनिंग स्टॉक चाहिए नहीं होते बिकॉज पिछले साल का ओपनिंग ही पिछले साल का क्लोजिंग ही दिसंबर का क्लोजिंग स्टॉक ही जनवरी का ओपनिंग स्टॉक होगा। समझ गए ना, ये किया हुआ है आप लोगों ने। सो ये सबसे इजी सवाल था। और रॉ मटेरियल के बजट बनाने थे। अब रॉ मटेरियल परचेज बजट नहीं, रॉ मटेरियल कंजम्पशन बजट बनेगा बिकॉज रॉ मटेरियल का रेट तो दिया ही नहीं हुआ, हालांकि लिखा नहीं हुआ, रॉ मटेरियल बजट लिखा है। तो रॉ मटेरियल बजट तो दो होते हैं ना, रॉ मटेरियल परचेज बजट और रॉ मटेरियल कंजम्पशन बजट। सो कंजम्पशन ही बनेगा, परचेज बजट बन नहीं सकता। ये बहुत इजी क्वेश्चन था। सो दैट्स इट। इसके बाद एक थ्योरी क्वेश्चन पूछा है, ये देखो थ्योरी अच्छी आई है। वीईडी एनालिसिस थ्योरी बुक में वाइटल, एसेंशियल, डिजायरेबल, मटेरियल चैप्टर में। ये हमने कभी क्लास में डिस्कस नहीं किया। बिल्ट, ऑपरेट, ट्रांसफर, अप्रोच इन सर्विस कॉस्टिंग हमने डिस्कस करते ही, ये हम सीए फाइनल में पढ़ाते हैं, तो ये हम क्लास में नहीं डिस्कस करते, हमने बुक में भी नहीं दिया हुआ। तो थ्योरी इधर उधर से आ जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। ये रोवन के ऊपर पूछा है, ये हमने रोवन और हालसे का कंपैरिजन के सम कराए हुए हैं ना, ये उसी के ऊपर पूछा है। फिर पूछा है व्हाट इज मार्जिन ऑफ सेफ्टी। सो थ्योरी को हम नहीं पढ़ेंगे, ठीक है ना। थ्योरी करने की जरूरत भी नहीं थी। मुझे नहीं पता किसने करी है किसने नहीं करी है, पर थ्योरी करने की कोई जरूरत नहीं थी बिकॉज पेपर को इतना मुश्किल नहीं था। हर क्वेश्चन में छोटे छोटे तड़के लगाए गए हैं, वो ठीक है, पर वो तड़के ऐसे नहीं थे कि आप उसको संभाल ना पाए। सो मैंने एक बहुत ही क्विक ओवरव्यू दिया है पेपर का कि कौन सा बच्चा पेपर कर पाया होगा जो अटेंटिव बैठा है कि हाँ क्वेश्चन तो किया हुआ है पर इस क्वेश्चन में कोई ना कोई बदलाव है, क्वेश्चन तो किया हुआ है पर इस क्वेश्चन में कोई ना कोई चेंज है। तो देखो सारे पॉइंट, सारे कॉन्सेप्ट, इवन क्वेश्चन स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट भी इस क्लास में किए हुए हैं। ये मेरी कोई बड़ाई नहीं है, तो सारे टीचर ही कराते हैं, पर कौन बच्चा करके जाया होगा। बच्चे इससे पता लगता है कि सीए एग्जाम में डेप्थ में पढ़ाई करनी होती है। जिस तरह से आपको आपके टीचर पढ़ाते हैं उसको ऐसे पढ़ना होता है। ये नहीं कि हाँ मैं ये सवाल कर लूँ ये छोड़ दूँ, ये सवाल कर लूँ ये छोड़ दूँ। इन डेप्थ जाके क्वेश्चंस पूछे गए और उनमें भी छोटे छोटे चेंजेस करे गए। मार्जिनल से इस बार ज्यादा पेपर नहीं आया, सिर्फ एक इजी सा क्वेश्चन। हम तो कितना मार्जिनल पढ़ते हैं क्लास में, पर काफी पेपर आता है मार्जिनल से। इस बार सिर्फ एक कॉस्ट डिफरेंस पॉइंट छोटा सा ही एक पूछा गया। सो आइए देखें कहां से सम आया। कॉस्ट शीट से आया, यस। प्रोसेस पार्ट 1 से आया, यस। प्रोसेस कॉस्ट, प्रोसेस अकाउंट बनाने वाला। सर्विस से आया, यस। ओवरहेड से आया, यस। हम चैप्टर्स ही खोल लेते हैं ना अपने वॉल्यूम 1 में, देख लेते हैं किस किस चैप्टर से क्वेश्चन आया है, तो देखते हैं इनकी कवरेज क्या होती है। सो आइए जी, कॉस्ट शीट से सम आया, बिल्कुल। प्रोसेस से आया, बिल्कुल। ऑपरेटिंग से आया, बिल्कुल। मटेरियल से आया, बिल्कुल। ओवरहेड से आया, बिल्कुल। तो पांचों चैप्टर से आया। वॉल्यूम 2 पे चलते हैं। जिस तरह से अकाउंट्स में आपको याद है एक एक चैप्टर में से क्वेश्चन आया था, लेबर से भी आया, एक्टिविटी बेस से भी आया, कॉन्ट्रैक्ट से भी आया, रिकंसिलेशन से आया, इंटेग्रल नहीं आया। एक्चुअली में स्टडी मटेरियल में इंटेग्रल, नॉन इंटेग्रल और रिकंसिलेशन एक ही चैप्टर है, सो उन्होंने रिकंसिलेशन में डाल दिया। हमने 2 चैप्टर बना रखे हैं। उसके बाद वॉल्यूम 3 के 2 तो बहुत ही हल्के चैप्टर हैं। बजट से आया, यस। जॉब कॉस्ट बैच से आया, इकोनॉमिक बैच साइज। स्टैंडर्ड से आया, मार्जिनल से आया, यूनिट से कुछ नहीं आया इस बार। यूनिट कॉस्टिंग कॉस्ट शीट ही होता है, तो उसने कॉस्ट शीट पूछ लिया, यूनिट कॉस्टिंग अलग से नहीं पूछा। सो आई होप सो इससे आपको एक बात समझ में आ गई होगी कि सारे पेपर अकाउंट जैसे नहीं आते, यहां इन डेप्थ पढ़ाई करनी पड़ती है। और अगर आपने जो हमने क्लास में पढ़ाया है, अगर आप उसको 3 से 4 बार रिवाइज कर लें, फिर आपको कोई दुनिया के जो मर्जी पेपर आ जाए, कोई दुनिया की ताकत आपको पास होने से या एग्जामिशन लेने से रोक नहीं सकती। सो ये अच्छा पेपर था। सीधे सीधे प्लेट में सजा के जैसे अकाउंट्स में क्वेश्चंस दिए गए थे वैसे नहीं यहाँ दिए गए, और काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे गए। सो पता नहीं बच्चे कंप्लीट कर पाए कि नहीं कर पाए। अभी ज़्यादा बात नहीं हुई किसी से, कोविड के कारण इतनी जल्दी बात नहीं होती, धीरे धीरे होगी, ठीक है ना। वैसे भी मैं प्रेफर नहीं करता कि पेपर में बीच के आपको टीचर से बात करनी चाहिए, क्योंकि अगला पेपर होता है उसकी तैयारी करनी होती है, ठीक है जी। चलिए जी, तो इसके साथ हम आज की बात खत्म करते हैं। अब हम ग्रुप 2 एडवांस अकाउंटिंग के पेपर के साथ आपको मिलेंगे।
चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, बाय।